प्रॉफिट की। यहाँ से शुरू होता है बेसिकली प्लेजेस ऑफ अकाबा। अब हम लिखते हैं बेटा, लेट्स राइट इट। लिखेंगे कैसे प्लेजेस ऑफ अकाबा के आंसर को? पहले हमें इसी तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करना है, ठीक है, ताकि हम एग्जामिनर को भी ये बता सकें कि हमें ये सारी डिटेल्स बताएं। हम लिखना शुरू करेंगे जो जैसे मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है एज इट इज, हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी बेटा कि डिटेल्स हमारे पास बहुत होती हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत होती हैं, बट व्हाट टू राइट इन द आंसर, दिस इज समहाउ अ चैलेंज। ये नहीं पता चलता कि अपने आंसर में हमने कौन सी इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं इंक्लूड करनी। अब ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी था जो मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन उस सारे बैकग्राउंड को वी कैन नॉट राइट इन आवर आंसर बिकॉज सम डिटेल्स विल बिकम इररेलेवेंट, जो कि आपके आंसर को नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी। मार्किंग स्कीम में नहीं होगा। नहीं, मार्किंग स्कीम में नहीं है ये पूरा इवेंट, ठीक है। तो हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितनी हमें जरूरत है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had tried to spread, मेरे साथ साथ लिखिए बेटा ताकि आपका प्रॉपर आंसर डेवलप हो। ट्राई टू स्प्रेड इस्लाम आउटसाइड ऑफ मक्का विदाउट अ सक्सेस। कौन सी जगह की बात हो रही है? हाँ, कौन सी जगह की बात हो रही है बेटा? ये ताइफ की। हम लिखेंगे भी साथ में, मार्किंग स्कीम तो नहीं लिखनी लेकिन हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ताइफ, द पीपल ऑफ बनु सकीफ, ये बनु सकीफ ताइफ वालों का ही नाम है, ठीक है। बनु सकीफ not only rejected the message but persecuted and tortured the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बात तो क्या माननी थी, उल्टा साथ में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर भी किया। तो इससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समहाउ डिस्करेज हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा वो इनकरेज हुए इस इसरा और मेराज के बाद। अच्छा, soon after the event of, अच्छा इसरा मेराज का इवेंट किसी को याद है कौन से मंथ में हुआ था? इन विच मंथ इट हैपेंड? सबको पता है, हम सबको, कि हम इस मेराज वाले दिन जो है वो छुट्टी भी होती है कराची में। कौन सी वो डेट होती है और कौन सा मंथ होता है? बताओ। रजब। रजब। रजब के मंथ में से डेट कंफर्म नहीं है। रजब, यस रजब। वैसे तो 27 रजब कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो वो हैं हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स, वो बिलीव नहीं करते कि वो 27 रजब है। वो कहते हैं कि कोई और जो है वो डेट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 27 ही हो। लेकिन बहरहाल ये कंफर्मेशन ज़रूर है कि रजब ही का मंथ था, ठीक है। अब सोचो आपके रजब का इस्लामिक मंथ था जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा मिराज के लिए गए। उसके बाद ये कौन से मंथ में हुआ प्लेजेस ऑफ अकाबा का, जो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग हुई? क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ मीटिंग हुई थी, इट वाज नॉट अ प्लेज। फर्स्ट टाइम जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से मिले, औस एंड खजरज वालों से, दैट वाज ओनली अ मीटिंग, दैट वाज नॉट अ फॉर्मल प्लेज। वो प्लेज नहीं था, उसको हम प्लेज कंसीडर भी नहीं करते, हम अपने आंसर में भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम उसको मीटिंग ही कंसीडर करेंगे क्योंकि वो सिर्फ मीटिंग थी। उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कोई प्लेज करके नहीं गए थे, कोई साइन करके नहीं गए थे, कोई ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी बाद में हुई थी। तो उस वक्त जो है वो तकरीबन रजब के महीने के बाद आता है आपके पास रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिकात, जिलहज, जिकात और फिर उसके बाद जिलहज, यानी समझ लो 5-6 महीने का डिफरेंस था इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद इसरा मेराज के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या हुआ, ये लोग आए, मतलब जब मक्का आए फेस्टिवल के लिए, तब जाकर इन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। सून आफ्टर द इवेंट ऑफ इसरा एंड मेराज in the same year, but in the month of Zilhaj, in the month of Zilhaj,
some people from खजरज, इसमें पहले वाले में ना औस का कोई भी बंदा नहीं था, ओनली फ्रॉम खजरज, तो हम खजरज ही लिखेंगे, फ्रॉम खजरज ट्राइब इन यसरिब। हम यसरिब क्यों लिख रहे हैं बेटा? यसरिब किसका पुराना नाम है? वो मदीना का। हाँ, कौन सी सिटी को यसरिब कहते हैं? मदीना। हाँ, मदीना को यसरिब कहते हैं, ठीक है। मदीना बाद में हुआ था जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए थे, अभी तक माइग्रेशन नहीं हुई, इसलिए वी विल स्टिल कॉल इट यसरिब। हाँ बेटा, कुछ कह रही हो अलिमना? इन यसरिब visited Makkah for Uqas festival. They heard about a man who proclaims to be the prophet. They heard the same thing from Jews too. That is why they were able to make connections. ठीक है, उन्होंने जूस से भी ये सब बातें सुनी थी, तो जब कोई, अब वो अपने आप को प्रॉफिट कह रहे थे, उन्होंने उनके बारे में सुना, तो उन्हें लगा कि ये बात तो जूस भी कह रहे थे, तो दे वर एबल टू मेक कनेक्शन, वो बिल्ड करना कर रहे थे, कनेक्शंस बिल्ड कर रहे थे। They wanted to meet Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam met with them in a valley named, एक मिनट दूसरा बनाती हूँ कॉलम, in a valley named Aqaba. Aqaba in secrecy. अच्छा, उन 6 लोगों के 6 लोग आए थे बेटा, 6 पीपल थे फ्रॉम खजरज। अच्छा, उनके नाम मार्किंग स्कीम आपको नहीं दे रही है, ठीक है, और वो कोई बहुत फेमस नाम भी नहीं है, सिर्फ एक नाम उनमें से आप रिपीटेडली सुनोगे, जाबिर बिन अब्दुल्ला। इसके अलावा कोई नाम ऐसा नहीं है जो कि बहुत फेमस हो, जिसको लोग जानते हो, तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू कि आप उन नामों की तरफ जाएं या उनको याद करें, क्योंकि ना तो एग्जामिनर हमसे रिक्वायर्ड डिमांड कर रहा है और ना हमारे आंसर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर इतने सारे नाम मिक्सअप हो जाएंगे। हाँ, कोई फेमस नाम होता तो मैं आपको खुद कहती कि उसको आप याद करें, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू लर्न ऑल दीज नेम्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो 6 नाम बिल्कुल मुश्किल मुश्किल नाम है। मैं इफ़ यू वांट तो मैं आपको लिखवा दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है उन नामों की, क्योंकि वो मतलब ऐसे नाम है कि जो आपने पहले कभी नहीं सुने और आप दोबारा आगे भी कभी नहीं सुनने वाले उन नामों को, ठीक है। वो बिल्कुल अननोन लोग थे, 6 पीपल जो थे, उनकी जल्दी, उनमें से कुछ की जल्दी डेथ हो गई थी, कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं रहते थे, तो इसलिए उनके नाम हमने आगे नहीं सुने, इसलिए उनके नाम, अगर हम उनके नामों की तरफ जाएंगे तो दे आर अननोन नेम्स, तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप उसको फिर दोबारा उन सारे नामों को अलग से लर्न करें, और जब डिमांड नहीं है हमारे आंसर की तो फिर अननेसेसरी वाली बात है। किसी को चाहिए होंगे तो मैं भेज दूंगी आप में से, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने से भी क्या होता है कि आप एक तो भूल जाते हैं, और फिर एग्जामिनर भी जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि भाई अगर हम खुद कोई चीज़ मुश्किल नहीं बना रहे स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट क्यों चाहता है कि हम मुश्किल चीज़ करें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। इन अ वैली नेम्ड अकबा इन सीक्रेसी, 6 people from Khazraj tribe लिसन टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी लंबी बात की उनसे, और उन्होंने सारी बात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी। लिसन टू
प्रॉफिट, और उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दे said they will go back and deliver the message to the other. अभी उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया कि हम जो है वो कोई वादा नहीं किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, या हम ये करेंगे, या हम वो करेंगे, या हम कुछ भी करेंगे। उन्होंने उन्होंने सिर्फ सुना, उन्होंने कहा आपकी बात ने हमको इंस्पायर भी किया, मतलब उनके दिल पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लगी भी, और फिर उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि मतलब वो जाकर बात करेंगे, डिलीवर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई उनकी बात सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन वो जाकर कम से कम इस बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ही काफ़ी होप्स उनकी डेवलप हो गई कि मे बी जाकर बात तो करेंगे ना, देखें कि फिर आगे रिजल्ट क्या आता है, एटलीस्ट बात तो की जाएगी। इससे पहले तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं था। डिलीवर द मैसेज टू दी अदर पीपल, दिस provided some This hope. ad. हाँ क्या बेटा, मेरी आवाज सही आ रही है? तुम लोग की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? This provided some hopes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इसलिए फिर मैं तुम्हें इस टाइम नहीं बुलाती ना, मैं पढ़ाऊं कि तुम काम करो। To the Prophet some hopes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सेम मंथ में, नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ। कौन सा मंथ मतलब? कौन सा मंथ बेटा? नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ। कौन सा मंथ? हाँ जिलहज। जिलहज। अब कितने लोग आए? 12 people came, उनमें से 5 वही थे जो 6 थे ना, उनमें से 5 वही थे, मतलब रिपीटेड आए थे। 5 वर द सेम एंड 7 वर द न्यू। 12 में से जो 5 थे वो पुराने वाले थे, जो पहले 6 आए थे ना उनमें से, मतलब 6 में से एक और वापस नहीं आया, वो किसी वजह से रुक गया होगा, लेकिन बाकी लोग वही थे। ठीक है, और ये वाला ईयर आपके लिए जरूरी है क्योंकि मार्किंग स्कीम भी आपके इस ईयर को इंडिकेट करी है। वो तो इसरा मिराज तो आपको पता है 620 एडी में हुआ था। अब अगर आप एक साल के बाद हिसाब लगाएं ऑफ कोर्स, तो ये वाला कौन से ईयर में हुआ होगा? कौन सा ईयर होगा बेटा? एक साल बाद ही तो हुआ है। हाँ, नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ। 620 AD। हाँ 621 एडी ना। इसरा मिराज वाला जो इवेंट है वो 620 में हुआ था, और साथ में ये लोग भी 620 में ही आए थे। अब नेक्स्ट ईयर 621 स्टार्ट हो गया ना, जिलहज का मंथ। नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ। हाँ प्लेज अगले साल हुआ था। हाँ, उसका प्लेज उसके अगले साल हुआ था, एक साल के डिफरेंस से हुआ था ना। और 2 ही प्लेज हैं। एक फर्स्ट वाला मैंने आपसे कहा ना वो प्लेज नहीं है, फर्स्ट वाला सिर्फ क्या था, वो एक मीटिंग थी। सेकंड टाइम व्हेन दे विजिटेड इट वाज एक्चुअली अ प्लेज। ठीक है, अब वो प्लेज लेंगे, अब इस साल जो आए ना, अब हम वो प्लेज के वर्ड्स भी लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ जिलहज 12 पीपल केम, अमंग्स देम 5 वर द सेम एंड 7 वर न्यू। अब यहाँ देखो आप लोगों को एक चीज पता चल रही है क्या, कि इस बार कोई टीचर वगैरह कुछ नहीं गया था उनके साथ, वो अकेले गए थे, उनको खुद इस्लाम के बारे में ज्यादा पता नहीं था। आप ये सोचिए कि दे मेट ओनली वंस विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो 6 पीपल थे, दे मेट विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनली वंस। एक ही बार उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, एक ही बार उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी। तो क्या इज इट पॉसिबल कि एक ही रात में सारा इस्लाम आप लर्न कर लें? मक्का के अंदर तो कितनी वर्सेस कुरान की आ चुकी हैं, कितनी टीचिंग्स आ चुकी हैं, नहीं ना? इज इट पॉसिबल बेटा? हम इवन मुस्लिम हैं हम, लेकिन हम अपना इस्लामियात का सिलेबस एक दिन में खत्म कर सकते हैं, एक रात में खत्म कर सकते हैं?
इज इट पॉसिबल? जबकि हमारे पास तो लिमिटेड चीजें हैं, मतलब पूरा इस्लाम तो हम पढ़ भी नहीं रहे, वी आर ओनली डूइंग द लिमिटेड थिंग्स, लेकिन ये लिमिटेड चीजें भी हम एक रात में कंप्लीट नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन लोगों ने भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिमिटेड चीजें सीखी। अब वो जब चले गए तो वहां जाकर जब वो आगे डिलीवर करने लगे, उनको खुद बहुत सारी चीजें नहीं पता थी वो क्या डिलीवर करते। जो वो कर सके, जो पॉसिबली उनको आता था वो उन्होंने आगे समझा दिया, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया कोई। कितने लोग, दे कुड कन्विंस ओनली हाउ मेनी पीपल एक्स्ट्रा, 5 तो वही सेम है ना, नए कितने थे? 7 ना, दे कुड कन्विंस ओनली 7 पीपल, 7 लोगों को वो कन्विंस करके साथ में लेकर आए, बस मतलब कैपेसिटी नहीं थी इतनी कि वो और लोगों को कन्विंस कर पाते, क्योंकि उनको खुद से ही नॉलेज नहीं है। 7 वर द न्यू, उन्हें खुद इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो वो ज़्यादा लोगों को जो है कन्वे नहीं कर पाए मैसेज, और ज़्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं आए, इस बार नहीं आए। दे once again met with the Prophet sallallahu alaihi wasallam at the valley of Aqaba in secrecy. This time they took a pledge. अब इस बार उन्होंने प्लेज लिया, और उस प्लेज के वर्ड्स आपने लिखने हैं। मार्किंग स्कीम उसको ना समराइज करके दे रही है। अगर मार्किंग स्कीम समराइज करके दे रही है तो मार्किंग स्कीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जो है वो कम से कम उसको सही से मेंशन करके देंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों पर उन्होंने कमिटमेंट की थी। मैं आपको इफ़ यू वांट तो मैं आपको नंबर्स में दे सकती हूँ, वो आप उसको जो है वो बाद में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन नंबर्स, अपने आंसर में आपने नंबर्स नहीं लिखने, ठीक है। या तो मैं नंबर में लिखती नहीं हूँ, वरना आप लोगों में से कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं बगैर नंबरिंग के ही लिखती हूँ। उन्होंने क्या प्लेज दिया? उन्होंने कहा दे विल नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर, यानी सबसे पहले उन्होंने तौहीद की बात की। तौहीदी की बात करनी मुश्किल है ना, मैंने पिछले भी आपको कितने सारे टॉपिक्स में बताती आ रही हूँ कि सबसे बड़ा मसला ही उनका मोनोथीज्म है, क्योंकि दे आर पॉलीथीस्ट, दे वर्शिप द आइडल्स। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा दे विल नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर विद अल्लाह, कि अब वो मोनोथीज्म को बिलीव करेंगे और वो पॉलीथीज्म की तरफ नहीं जाएंगे। दे विल नॉट एसोसिएट एनी पार्टनर विद अल्लाह, वो अल्लाह के साथ कोई पार्टनर एसोसिएट नहीं करेंगे। फिर दूसरी चीज उन्होंने कही दे विल नॉट स्टील, वो कभी चोरी नहीं करेंगे। इट वॉज वेरी कॉमन देयर कि छोटी छोटी चीज़ों में ना वो लोग इस तरह की चीज़ें कमिट करते थे, जैसे बाइंग और सेलिंग करते हुए किसी को धोखा दे दिया, किसी को चीट कर दिया, उसमें थोड़ी चोरी कर ली, सामान दिखाया ज़्यादा, कम सेल कर दिया। ये तो आजकल भी बड़ा कॉमन है, उस वक्त भी बड़ा कॉमन था। तो इन चीज़ों में वो छोटी छोटी चोरियां कर लिया करते थे। उन्होंने इस बार प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमिट किया कि दे विल नॉट स्टील, वो किसी वे में स्टील नहीं करेंगे, चोरियां नहीं करेंगे। एक और चीज बड़ी कॉमन थी उनकी सोसाइटी में, उन्होंने कहा वो भी नहीं करेंगे, दे विल नॉट कमिट एडल्ट्री और फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन क्या है बेटा? आई होप सबको पता है। फॉर्निकेशन की मीनिंग पता है? नहीं बस नहीं पता ना, इसलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसके वर्ड से हमें लिखने हैं इसी तरह से, बहुत सारी बुक्स में इसी तरह से आए। ये भी एडल्ट्री की एक फॉर्म है बेटा, एडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन आर सेम। मतलब ये आप कह सकते हैं कि एडल्ट्री की ही काइंड है ये, ठीक है। उसी तरह समझ लें, मतलब जिना करना जिसे कहते हैं आप आम अल्फाज में, वो है, मतलब जिससे आप कह सकते हैं कि बगैर निकाह के किसी के साथ रिलेशन रखना इज फॉर्निकेशन, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने कहा कि हम एडल्ट्री नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं रखेंगे, यानी फॉर्निकेशन नहीं करेंगे, एंड विल नॉट किल आवर चिल्ड्रन, एंड विल नॉट किल देयर चिल्ड्रन। उन्होंने कहा हम अपने बच्चों का कत्ल भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये पता है कौन से बच्चों का कत्ल है? ये जिस तरह से मक्का के लोग करते थे ना, दे यूज्ड टू बेरी देयर डॉटर्स अलाइव, करते थे ना ऐसे,
इसी तरह ये भी करते थे। आइडोलेटर्स के अंदर इट वाज वेरी कॉमन कि दे यूज्ड टू बेरी देयर डॉटर्स अलाइव। ज़्यादातर ये अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन बेटों को भी सम ऑफ देम यूज्ड टू किल देयर सन्स आल्सो। वो कैसे? वो क्या करते थे कि मतलब उनको लगता था कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे या लाइक 3 या 4 बच्चे हैं तो वो कभी-कभी अनबॉर्न बेबी को भी कत्ल कर देते थे, इस डर से कि बाद में इसका एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, खर्चा कौन पूरा करेगा। तो एक होता है कि बच्चे करना ही नहीं, 2 या 3 बच्चे यूजुअल आजकल नॉर्मल है, सबके 2-2 3-3 बच्चे ही होते हैं। लेकिन एक तो ये होता है कि उस बच्चे को कत्ल कर देना। देखो कत्ल करना इज़ समथिंग डिफरेंट। बच्चे ना होना, ना करना इज़ डिफरेंट एंड कत्ल कर देना बच्चे को दैट इज़ डिफरेंट। वो क्या करते थे कि दे यूज्ड टू किल देयर चिल्ड्रन। मतलब वो अपने बच्चे को कत्ल कर दिया करते थे इस डर से कि कहीं बाद में उनको एक्सपेंसेस का इशू ना हो। तो उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि दे विल नॉट किल देयर चिल्ड्रन। और साथ में उन्होंने ये भी कहा they will not disobey the messenger of Allah। साथ में ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉमिस था कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी डिसोबे नहीं करेंगे। मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन टाइम्स ऑफ, ये आगे आपको ये जो प्रॉमिस इन्होंने किया है ना, यू विल सी दिस प्रॉमिस इन देयर लाइव्स। आपको उनकी जिंदगियों में ये प्रॉमिस नजर आएगा। इन टाइम्स ऑफ पीस एंड डिफिकल्टी, मतलब मुश्किल हो या आसानी हो, हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसोबे नहीं करेंगे। किसी को बैटल ऑफ हुनैन आप लोगों में से पता है बेटा? बैटल ऑफ हुनैन में जब सब भाग गए थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े रह गए थे। जो हाँ, जगह पे यस। वो उसमें सब भाग गए जब, तो हजरत अब्बास ने क्या कहा था, अंसार कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपने नबी को छोड़कर जा रहे हो, जबकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपने नबी को इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी और इन टाइम ऑफ पीस नहीं छोड़ोगे। और फिर अंसार जो है सबसे पहले वापस आए थे। द पीपल हु रिटर्न बैक टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे वर अंसार, क्योंकि अंसार को ये याद था कि दे मेड अ प्रॉमिस विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट दे विल नॉट डिसोबे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी और इन टाइम्स ऑफ पीस। ना वो अच्छे वक्तों में और ना बुरे वक्तों में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं डिसोबे करेंगे। तो ऐसे कैसे वो भाग गए, लेकिन वो वापस आ गए। वो तो हीट ऑफ द मोमेंट था कि दे रैन अवे बट दे रिटर्न बैक। और आगे भी बहुत सारी चीजों में आपको नजर आएगा व्हेन अंसार नेवर डिसोबेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी चीज उन्होंने कही, एंड विल स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा सच बोलेंगे, क्योंकि झूठ भी बहुत बोलते थे। दे वर वेरी लाइक एक्सपर्ट इन टेलिंग लाइज। अब इस वाले प्रॉमिस के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और काम किया। इस दफा उनके साथ टीचर भी भेजा, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि लास्ट टाइम टीचर नहीं गया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़े कि लाइक वेरी फ्यू पीपल कुड बी कन्विंस्ड। बहुत कम लोग कन्विंस हुए और वो वापस आए। इस बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड कि अब अगर कोई टीचर इनके साथ जाएगा जिसको इस्लाम के बारे में सही नॉलेज होगी और वो गाइड करेगा, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम मोर पीपल विल बी कन्विंस्ड, और ज्यादा लोग कन्विंस हो जाएंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजा? मुसअब बिन उमैर। हाँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम this time sent a teacher with them to guide। Musab bin Umair went with them। एक मिनट। मुसब बिन उमैर उनके साथ गए और 1 साल पूरा वहां पर रहे। 1 साल मुसब बिन उमैर ने उनके साथ रहकर उनको ट्रेंड किया। ठीक है। उसके बाद फाइनली ये भी आप लिखें, 1 ईयर वाली बात भी लिखेंगे। ठीक है। मुसब बिन उमैर स्टेड विद देम फॉर 1 ईयर and taught them। Musab bin Umair lived in Yathrib for 1 year and guided people about the commandments of Quran।
कुरान जितना नाजिल हुआ था, जितनी कुरान की कमांडमेंट्स थी, उसके बारे में मुसअब बिन उमैर लोगों को गाइड करते रहे। और इस बार जो है वो फाइनली नेक्स्ट ईयर एक और साल पूरा गुजर गया इस सारे सिनेरियो के अंदर, और 1 साल के बाद अब कितने लोग आए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट ईयर in 622 AD, in the same month Zilhaj, Musab bin Umair returned with कितने लोगों के साथ? मुसअब बिन उमैर कितने लोगों के साथ रिटर्न हुए बेटा? with 80 to 90 people. हाँ 73 मेन थे और औरतें कितनी थी? 2. तो ऑल टुगेदर हो गए 75 लोगों के साथ वो रिटर्न हुए। ठीक है, मुसअब बिन उमैर 75 लोगों के साथ रिटर्न हुए, यानी 73 मैन एंड 2 वुमेन। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है या नहीं है? पहले सिर्फ 7 एक्स्ट्रा लोग आए थे, इस बार 70 लोग आ गए एक्स्ट्रा। बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टीचर का इन्फ्लुएंस, इसे कहते हैं टीचर का इन्फ्लुएंस, क्योंकि टीचर ने गाइड किया प्रॉपरली और अब लोगों को इस्लाम की जो टीचिंग्स थी वो सही तरह से समझ में आई कि इस्लाम क्या कह रहा है, या इस्लाम की टीचिंग्स क्या गाइड कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं। इस चीज़ ने उनको समहाउ इंस्पायर किया और अब ज़्यादा लोगों ने इस्लाम, मतलब ज़्यादा लोग इस्लाम के लिए आए। अच्छा, उस प्लेज का कुछ नाम था पीछे वाले का, वो मैं लिखना भूल गई, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे हम। दे टुक अ प्लेज which is known, यहाँ ऊपर ऐड करना है बेटा, which is known as the pledge of women। क्यों इसको प्लेज ऑफ वुमेन क्यों कहते हैं? इसलिए उन दिनों में जो भी ये प्लेज होता था जिसमें ये वॉर या फाइटिंग नहीं था, वो वुमेन के साथ एसोसिएट होता था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन बेटा। कौन थी? अलिमना थी? अलिमना ने बताया? किसने बताया बेटा? जी मैंने बताया। अलिमना ने बताया। वेरी गुड बेटा। हाँ, ये होता था कि उस जमाने में लोग ना हर उस प्लेज को या हर उस वादे को प्लेज ऑफ वुमेन कहते थे जिसमें लड़ाई की बात नहीं करते थे, मतलब जिसमें उनको लगता था कि ब्लड शेड इज नॉट एसोसिएटेड। तो ये वाला प्लेज जो है ये प्लेज ऑफ वुमेन है, क्योंकि इसमें जो है वो कोई लड़ाई की बात ही नहीं हुई। अभी हमने पूरा प्लेज यहाँ पे लिखा बेटा, इसमें कहीं पर भी डिड दे टॉक अबाउट द ब्लड शेड? कहीं पर उन्होंने ब्लड शेड की, लाइफ सेक्रीफाइस करने की कोई बात की? हाँ, नो नो, नथिंग अबाउट दैट। दैट इज व्हाई दे नेम्ड इट फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा। तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा भी इसका नाम था और प्लेज ऑफ वुमेन भी इसका नाम था। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं विद 73 men and 2 women। अब इन्होंने प्लेज लिया खुलकर, सही वाला प्लेज जिसे कहते हैं ना, मतलब जिसके अंदर उन्होंने ब्लड शेड की भी बातें की। उन्होंने कहा दे took a second pledge on Prophet's hand, which is, इस प्लेज को क्या कहते हैं? हाँ, उस वाले को प्लेज ऑफ वुमेन कहते थे, इसको क्या कहते हैं? प्लेज ऑफ, बताओ, इसको मैन कहते होंगे? व्हाट डू यू थिंक? प्लेज ऑफ वॉर कहते हैं ना। हाँ, प्लेज ऑफ वॉर कहते हैं। मुझे लगा कि वो वुमेन था, तो तुम लोगों को लगेगा कि वो वुमेन था, ये मैन होगा। नहीं, ऐसा नहीं था, वो वुमेन था लेकिन ये मैन नहीं था, ये था प्लेज ऑफ वॉर। अब प्लेज ऑफ वॉर वो इसको क्यों कह रहे थे? क्योंकि इन दिस प्लेज दे हैव टॉक्ड अबाउट द ब्लड शेड, यहाँ पर उन्होंने ब्लड शेड की बात की थी, तो इसको उन्होंने नाम दिया था एज पर द अरब ट्रेडिशन द प्लेज ऑफ वॉर। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या प्रॉमिस किया? दे सेड
इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा। अच्छा, अगर क्लास खत्म भी हो जाए तो मैं इसको पूरा लिख लूंगी ताकि हम फिर कल इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टू लिसन एंड ओबे द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वेदर एनर्जेटिक और लेजी, चाहे दिल चाहे ना चाहे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे। और लेजी, चाहे सुस्त हों या चुस्त हों, दोनों हालत में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनना है। ये भी इन्होंने पहली दफा कहा, टू स्पेंड इन द कॉज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के रास्ते में खर्च करेंगे। पहली बार उन्होंने जिहाद की बात की, जिहाद बिल माल, यानी अपने माल से भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करेंगे। बोथ इन टाइम्स ऑफ पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, चाहे अच्छे हालात हों चाहे बुरे हालात हों, हम स्पेंड करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते में। अच्छा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से इसको प्लेज ऑफ वॉर कहा गया है, टू एंजॉइन गुड एंड फॉरबिड ईवल। इसके लिए कुरान की वर्सेस भी है ना, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि यू आर द बेस्ट उम्मा, इवॉल्व फॉर द पीपल, यू एंजॉइन फॉर द गुड एंड स्टॉप फ्रॉम द ईवल एंड फॉरबिड फ्रॉम द ईवल। तो ये कुरानिक वर्सेस को भी उन्होंने एक तरह से, क्योंकि वो मुसअब बिन उमैर से सीख चुके थे कुरान, इसलिए उन्होंने, हाँ मैं भेजती हूँ बेटा मार्किंग स्कीम, मुस्तफा में भेजती हूँ, टू एंजॉइन गुड एंड फॉरबिड ईवल। अच्छा, मैंने आप लोगों को मार्किंग स्कीम नहीं भेजी थी इसरा मिराज की? मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया, मैं भेजती हूँ अभी। टू स्पीक द ट्रुथ, टू स्पीक द ट्रुथ for the sake of Allah, for the sake of Allah, without fearing the blame of anyone, चाहे कोई कुछ भी कहे अल्लाह ताला के लिए सच बोलेंगे। टू सपोर्ट, अब ये इंपॉर्टेंट बात थी, टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। एंड प्रोटेक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर आकर प्लेस तो खत्म हो गया था, लेकिन अब उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट भी किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि आप ऑफिशियली अब क्या करें, मक्का में आपको परसिक्यूशन, ऑपोजिशन सब फेस करना पड़ रहा है और आप ऑलरेडी यहाँ पर परेशान हैं, इसलिए आपको मदीना यस्रिब आ जाना चाहिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। एंड हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं औस एंड खजरज के जो वहाँ पर कीनली ईगरली आपका वेट कर रहे हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बार जो सेकंड प्लेस था या थर्ड मीटिंग थी, इसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट गो अलोन, बल्कि कौन उनके साथ गया था? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकम्पनी किससे किया था बेटा? हु वाज विद हिम? कौन? हजरत अब्बास। हाँ, हजरत अबू बकर नहीं बेटा, हजरत अब्बास गए थे। हजरत अब्बास जो है ना वो आप सल्लम के अंकल थे। इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मीटिंग अंडर द मिनट रह गई है। अभी इसकी स्क्रीनशॉट मत लें क्योंकि ये कंप्लीट हो जाए तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? या चाहें तो ले लें, ये शेयर कर लें ग्रुप में, आगे जो है वो फिर मैं बाद में लिखवा लूंगी, तो वो हम 2 स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे। अभी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, अभी ले लो स्क्रीनशॉट ताकि उसको ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू मूसा। चलो अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। मूसा क्या कह रहे हो? मीटिंग ही खत्म हो गई। अल्लाह यार, क्या तुम्हारा क्या सीन है? ये बताओ तुम। तो मैंने तो आपने साथ साथ लिखा था। जैनब आपने साथ साथ लिखा था बेटा, जैनब अदील। यस मिस लिखा था। ओके ओके, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब प्लेज दिया, उसके बाद इस दफ़ा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट अलोन। हमने बात की कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ थे, बल्कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अपने वन ऑफ द अंकल, कौन बताया था कल मैंने नाम? हाँ हज़रत हमज़ा, नहीं, हज़रत हज़रत अब्बास। अब्बास। हाँ हजरत अब्बास। इन दिस प्लेज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम accompanied हजरत अब्बास। However, अच्छा इसमें यही परसेप्शन है कि हजरत अब्बास ने अभी तक इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पता है हजरत अब्बास के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। हजरत अब्बास इज नॉट समवन कि जिनको हम ये कह सकें कि इनके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन है। इतना इन्होंने सीक्रेसी में रखा था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, इतना सीक्रेसी में रखा था कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हजरत अब्बास सिंस बिगिनिंग मुस्लिम है, बट ही वाज वर्किंग एज अ सीक्रेट एजेंट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं हज़रत अब्बास से रिलेटेड कि जिसमें पता चलता है कि ही एक्चुअली वर्कड एज द सीक्रेट एजेंट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ प्लेसेस ऑफ अकाबा में भी वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए, जबकि हम यही लिखते हैं अपने आंसर में कि ही हैड नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम येट। बट क्या पता कि उन्होंने वाकई कर लिया इस्लाम एक्सेप्ट। इसका जब हम बदर में मैं आपको पढ़ाऊंगी ना हज़रत अब्बास से रिलेटेड, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जिससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं हज़रत अब्बास एक्चुअली हैड एक्सेप्टेड इस्लाम। तो वी विल डू इट इन द बैटल ऑफ बदर। In this pledge, Prophet sallallahu alaihi wasallam accompanied Hazrat Abbas. However, Hazrat Abbas had not accepted Islam yet. When Yathribites मिखाइल और इंशा भी आ गए। इस्लाम येट, एक मिनट, इस्लाम याद हो गया वो तो। इस्लाम येट when Yathribites invited Prophet sallallahu alaihi wasallam एक मिनट, accepted Yathribites is accepted नहीं मिस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को कंपनी किया था या हज़रत अब्बास ने? बेसिकली दोनों ने एक दूसरे को कंपनी किया था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको साथ लेकर गए थे। हाँ, आप ये ज़्यादा बेहतर है, वो जो आप कह रहे हो वो लिख लो, वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने पहले हज़रत अब्बास का नाम लिख लिया था, मैंने कहा मैं क्या ही लाइन को मिटाऊँ, तो थोड़ा लेज़ीनेस में रह गया। लेकिन आप चाहें तो वो ज़्यादा लिखें, आप वो बेहतर है ज़्यादा कि हज़रत अब्बास अकम्पनीड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? अच्छा, येट व्हेन यथ्रिबाइट्स क्या लिख रही थी मैं, यहाँ से भूल गई। हाँ, इनवाइटेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिशियली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिशियली पहली बार उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया कि आप मदीना आ जाएं ऑफिशियली। हजरत अब्बास ने क्या किया? हजरत अब्बास इंडिकेटेड द रिस्क। क्या रिस्क हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? क्या रिस्क हो सकता है बेटा? व्हाट डू यू थिंक? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने में यथरिबाइट्स के लिए क्या रिस्क है? बताओ, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? The Quraysh would attack them. हाँ, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा रिस्क तो कुरैश की तरफ से है। बिकॉज आपको पता है कुरैश एबिसीनिया भी गए थे मुसलमानों के पीछे, वहाँ तो सिर्फ मुस्लिम्स थे एबिसीनिया में तो, और यहाँ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाने की बात कर रहे हैं। और जहाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने की बात कर रहे हैं, इट वाज नॉट पॉसिबल कि कुरैश उनको इतना इजीली जाने देते। और कुरैश तो ऑलरेडी वहाँ पर
समझ लो एक तरह से वो तो सिर्फ मुतब्बे नदी की वजह से चुप बैठे हुए हैं, वरना तो वो कब का प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या-क्या प्लानिंग्स कर रहे थे। तो उनको पता था हज़रत अब्बास को कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरिब चले गए तो कुरैश उनके पीछे ज़रूर आएँगे। जब वो वहाँ पर मुसलमानों को लेने के लिए गए थे अबिसिनिया, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इतने आराम से छोड़ देंगे। तो अगर ये लोग उनकी हिफाज़त करेंगे तो इनको भी रिस्क फेस करना पड़ेगा। रिस्क तो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिक्योर करने में। इसलिए हज़रत अब्बास ने रिस्क इंडिकेट किया, जिसका जवाब अंसार ने क्या दिया। एक बंदा था जिसका नाम था बारा बिन, सुना है शायद आप लोगों ने नाम इनका पहले भी, बारा बिन मुर्रा। ही स्टूड अप, बारा बिन मुर्रा स्टूड अप and said, we will protect the messenger of Allah till the last drop of our blood। कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिक्योर करेंगे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। आप हज़रत अब्बास ने जो रिस्क इंडिकेट किया था बेसिकली एज एन अंकल किया था। मतलब हज़रत अब्बास को ये लगा कि ये लोग बुला तो बहुत खुशी से रहे हैं, पता नहीं ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अंसार बहुत बड़े वॉरियर्स नहीं थे। हम आगे बदर में भी पढ़ेंगे, मुहाजिरीन जो थे ना दे वर वॉरियर्स, मतलब उनको शुरू से उनका ब्रॉटअप ऐसा हुआ है कि दे वर इनटू फाइटिंग, मतलब उनको सारी एक्सपर्टीज आती हैं विच आर द पार्ट ऑफ द लाइक यू नो फाइटिंग। जो बैटल के अंदर नेसेसिटीज होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायरमेंट्स, वो सब उनको आती हैं मुहाजिरीन को। लेकिन अंसार वर बेस्ड ऑन फार्मिंग, वो ज़्यादा फार्मर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा बैटल्स ठीक है आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन बाहर वालों से नहीं लड़ते थे। कुरैश तो बाहर वालों से भी लड़ते थे, इसलिए कुरैश के अंदर एक्सपर्टीज ज़्यादा थी, लेकिन अंसार के अंदर इतनी नहीं थी। तो अब हज़रत अब्बास को लगा कि ये फार्मर्स टाइप के लोग हैं, ये क्या ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करेंगे। और बीइंग एन अंकल, हज़रत अब्बास वाज समहाउ यू नो इनसिक्योर, हज़रत अब्बास इनसिक्योर फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बारे में ये कहा था। लेकिन जब बारा बिन मुर्रा ने ये कहा कि हम तो अपने लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिक्योर करेंगे, उस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर देम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के लिए बहुत दफ़ा दुआ की है। एक मिनट मैं लिख देती हूँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला था कि अगर लेकर तो आप जा रहे हैं, ख्याल कैसे रखेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर देम, मतलब अंसार के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। अभी उनका नाम अंसार नहीं पड़ा, हम अभी तो अंसार नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है अंसारी हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए नहीं उस वक्त उनके साथ, दिस टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिया उनको वापस, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर प्लानिंग्स की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट देम बैक, तो कह रहे थे हम साथ लेके जा रहे हैं टू यसरिब, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told Muslims in Makkah to start the migration। Muslims started migration in form of small groups, slowly and gradually। आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट की। ग्रेजुअली जाने लगे मुसलमान मदीना, यसरिब, एंड विच ब्रॉट, एक नया चैप्टर समझ लो ओपन हो गया, विच ब्रॉट
an end to the everyday persecutions the Muslims were फेसिंग। बिल्कुल हमने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस आंसर पॉइंट किया है बेटा। मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल ऐसे ही इसको कंक्लूड कर रही है, आपने भी ऐसे ही कंक्लूड करना है। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बाकी जितने हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं उनसे प्लेजेस ऑफ अकाबा थोड़ा सा लेंथ में शॉर्ट है बेटा, बताइए लेंथ में थोड़ा शॉर्ट लग रहा है या लेंथ में थोड़ा शॉर्ट है ना? तो ये इतना ही है, ठीक है। प्लेजेस ऑफ अकाबा की इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है, सो डू नॉट थिंक कि वो 2.5 पेजेस का वाला जो हमारा सिनेरियो था उसका क्या बना, खुद भी एग्जामिनर को पता है। कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जैसे बहुत रेयर होते हैं, ज्यादातर 2.5 पेजेस पर आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम कोई आंसर्स ऐसे होते हैं जो 2 पेजेस पर आकर खत्म हो जाते हैं, आगे उसके लिखने के लिए कुछ भी आपके पास होता नहीं है। तो इन लाइक रिलेटिवली अननेसेसरीली कुछ लिखने से बेहतर है कि आप ना लिखें। मार्किंग स्कीम ने जितना लिखा है ना उसको हमने प्रॉपर्ली एलाबरेट कर दिया। मार्किंग स्कीम के अंदर तो बल्कि ये जो 2 प्लेजेस हैं इनकी भी डिटेल्स नहीं लिखी हुई, सिर्फ 2 लाइनों में उन्होंने अनफोल्ड किया है प्लेजेस को, बट हमने प्लेजेस को भी डिटेल में लिखा है। हमने हजरत मुसअब बिन उमैर की सर्विसेज को भी डिटेल में लिखा है, हमने हजरत अब्बास की डिटेलिंग को भी प्रॉपर्ली लिखा है, लेकिन इसके बाद भी हमारा मैक्सिमम मेरे ख्याल में 2 पेजेस का बन रहा है। इज इट 2 पेजेस का बन रहा है बेटा या 1 पॉइंट कितना बन रहा है? 1.5 से थोड़ा ज्यादा है, बताइए। It's 2 pages. पूरे 2 पेज है ना? ठीक है, 2 पेज बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि मिस ने ये कम लिखवाया है, इतना ही है, इसका आंसर ही इतना है। ये मुझे याद है जनरेशन में मैंने और मिस जीनत अकबर अली ने साथ बैठ के इसका आंसर प्रिपेयर किया था, और फिर हम यही सोच रहे थे कि यार इससे बड़ा नहीं जा रहा ये, तो लेकिन सही है, हमने इसी बात पे फिर अग्री किया कि नहीं ये सही है, इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। ये मैं आप लोगों को इसकी मैंने मार्किंग स्कीम भी भेज दी है इसी सेम क्वेश्चन की, प्लेजेस ऑफ अकाबा की। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके भी ग्रुप में शेयर करो ताकि मैं आपके साथ बी पार्ट डिस्कस करूं। हमारा जो है वो मक्की लाइफ इज कमिंग टू एन एंड, बस आखिरी टॉपिक रह गया है मक्की लाइफ का हमारा। कौन सा रह गया होगा? व्हाट डू यू थिंक? थैंक यू मूसा, जज़ाकल्लाह खैर। बताओ कौन सा टॉपिक रह गया होगा, आप लोगों को क्या लगता है? Migration. हाँ, माइग्रेशन तो मतलब बेसिकली वो है ना, दोनों दोनों साइड के बीच का टॉपिक है कि वो मक्की लाइफ भी है और मदनी लाइफ भी है एक तरह से। एक और टॉपिक है जो बिल्कुल बेसिकली है ही मक्की लाइफ का। इसके बाद प्लेजेस ऑफ अकाबा के बाद आखिर क्या हुआ? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आप लोगों को क्या लगता है प्लेजेस ऑफ अकाबा के बाद क्या हुआ होगा? जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करना चाहते होंगे, क्योंकि अब तो पता चल गया है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आल्सो माइग्रेटिंग। सबसे पहले तो उस वक्त पता चला था जब हजरत उमर स्टूड अप अलोन एंड ही सेड इफ एनीबॉडी, कुछ कहा था हजरत उमर ने, किसी को याद है हजरत उमर के वर्ड्स? मिसो कुरैश उनको जाने हाँ, नहीं देते। हाँ, कुरैश ने को रोका नहीं था, रोकने से पहले ही हजरत उमर ने कुछ कह दिया था जिससे कुरैश और ही डिस्करेज हो गए, पीछे हट गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या कहा था हजरत उमर ने? कोई बड़े बेंचमार्क वर्ड कहते हैं। उन्होंने कहा था कि इफ एनीबडी वांट्स हिज वाइफ टू बी विडोड एंड हिज चिल्ड्रन टू बी ऑर्फन कम एंड स्टॉप उमर। जो चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए तो वो आए और आकर उमर को रोके, लेकिन फिर कोई भी नहीं आया। तो हजरत उमर फिर अलोन नहीं गए, उनके साथ खड़े वो अलोन हुए थे, लेकिन उनके साथ 20 पीपल लाइक अकम्पनीड हिम, और 20 लोगों के साथ उन्होंने माइग्रेट किया था। और बहरहाल उसके बाद पब्लिकली पता चल गया था कुरैश को कि मुस्लिम्स आर माइग्रेटिंग टू यथरिब, और फिर उन्होंने प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर दिए थे, और ख़ास तौर पर बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने स्टार्ट किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट। अब वो प्रॉब्लम क्या था बेटा, वो हम लिखेंगे इस आंसर के बाद। पहले हम बी पार्ट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है? रुको मैं पहले बी पार्ट शेयर कर दूं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा। अब देखो कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा क्या था? उस कॉन्स्पिरेसी में क्या क्या कॉन्स्पिरेसी की थी कुरैश ने? जरा कोई मुझे बताएगा क्या कॉन्स्पिरेसी थी बेटा वो? Planning to kill Prophet Muhammad. हाँ, दे वांटेड टू असैसिनेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कत्ल करना चाहते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इस बार दे ओपनली वांटेड टू किल हिम। और अब उनको ऐसा लगता था कि राइट टाइम है कि हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने ही ना दें यथरिब, और उसके लिए बड़ी उन्होंने डिटेल में पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी। और
कॉन्स्पिरेसी का क्वेश्चन आज तक 10 मार्क्स का नहीं आया। कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा का क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आया, बट यू नेवर नो, क्योंकि लेटर्स टू दी एम्परर्स 2025 में एज ए ब्रांड न्यू 0 मीटर क्वेश्चन आया। अभी इस बार भी एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेशन विद नॉन मुस्लिम्स इन मदीना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम्स इन मदीना जो है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आ सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने बड़ा गड़बड़ आंसर लिखा था उसका। बहुत सारे बच्चे तो जो है वो बदर, ओहद और सिर्फ ट्रेंच ही लिख कर आ गए, जबकि मेरा परसेप्शन था कि बदर भी लिखनी थी, ओहद और ट्रेंच को थोड़ा बहुत रेफर करना था, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इज द लाइक चेंज इन द रिलेशंस, क्योंकि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से क्या हुआ, पीस मेंटेन हो गया था, और फिर आगे चलकर नेक्स्ट उसमें जो है वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में मुस्लिम्स ओवर पावर्ड। तो ये 3 डिफरेंट चेंजिंग्स थी रिलेशन के अंदर। पहले मुस्लिम्स वर परसिक्यूटेड, और फिर उसके बाद बदर में दे कन्फ्रंटेड, और ओहद और ट्रेंच में भी दे कन्फ्रंटेड, लेकिन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में समहाउ दे डिड व्हाट, कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में उन्होंने चेंज कर दिया रिलेशन को पीस ट्रीटी करके, और आगे नेक्स्ट उसमें स्टेप आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में ओवर पावर कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा देने लगे हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा, अगर उनको कोई आपका बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन देना हो ब्रांड न्यू, जो कभी भी उन्होंने ना दिया हो पहले, तो वो आपको लेटर्स टू दी एम्परर्स की तरह या तो बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम दे सकते हैं, लेकिन बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम पेपर 1-1 में ऑलरेडी असेस हो चुका है। आपके पास नहीं हुआ, हमारे वेरिएंट में नहीं हुआ, लेकिन 1-1 में हो गया है, ठीक है, और वो भी 2025 में ही हुआ था, लेटर्स टू दी एम्परर्स के साथ आया था। लेकिन अगर उनको बिल्कुल ही कोई ब्रांड न्यू क्वेश्चन देना हो जो पहले कभी नहीं आया, तो वो ये वाला देंगे, कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा, मार्क माई वर्ड्स। बाद में फिर आप लोग कहते हैं नहीं मिस आपने कब कहा था। मैं पहले दिन से लेटर्स टू दी एम्परर्स कह रही थी 2025 में स्टूडेंट्स को कि बेटा लेटर्स टू दी एम्परर्स आपको असेस किया जा सकता है लेटर्स टू दी एम्परर्स के लिए, लेकिन बच्चे कहते थे नहीं मिस नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। 2.5 पे आया है कुछ लोगों का, दैट्स वेरी गुड। सादिया का 2.5 पे आ गया है, वेल डन। तो आप जो है वो बहरहाल मेरे वर्ड्स को मार्क कर लें, बाद में आपको याद आएंगी। एक मिनट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बी पार्ट। जी ये देखिए, what might Muslims do to set an example and welcome others who move to their areas। एक तरह का आप लोगों ने जो माइग्रेशन टू एबिसिनिया का आंसर लिखा था उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है बेटा ये? हाँ बताइए। टेल मी माइग्रेशन टू एबिसिनिया का भी तो इसी टाइप का, इससे कुछ मिलता जुलता एनालिसिस था ना, रिमेंबर? जिन लोगों ने माइग्रेशन टू एबिसिनिया का क्वेश्चन करके मुझे, मैंने वैसे कल पर्सनल मैसेजेस तो किए हैं बहुत सारे लोगों को जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं कराया था, और आज मेरे पास आ भी गए हैं, सुबह मैंने देखे नहीं है, बट आई विल सी इंशाल्लाह। बताइए मुझे, माइग्रेशन टू एबिसिनिया में भी इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं था? व्हाट माइट मुस्लिम्स डू टू सेट एन एग्जाम्पल्स, मुसलमान क्या एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, एंड वेलकम अदर्स, दूसरों को वेलकम करने के लिए। वहाँ माइग्रेशन टू एबिसिनिया में इट वॉज रिलेटेड टू दी होस्ट स्टेट था, होस्ट कंट्री से रिलेटेड था कि वो लोग किस तरह दूसरों को वेलकम करते हैं। यहाँ पर मुसलमानों के बारे में, अगर कोई मुस्लिम्स के पास आ जाता है किसी भी वजह से माइग्रेशन करके, तो उसके लिए क्या लीड मेजर्स ले सकते हैं मुसलमान, कैसे उनको वेलकम कर सकते हैं। व्हाट माइट मुस्लिम्स डू, ठीक है, उन्होंने ओवरऑल मुस्लिम्स की बात की है यहाँ पर। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू और मी, वो मेरी और आपकी बात नहीं कर रहे पर्सनल लेवल पे जाकर, बल्कि वो ओवरऑल मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं आपके स्टेट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं टू वेलकम अदर्स इन पाकिस्तान हु आर मूविंग फ्रॉम एनी अदर एरिया, जो किसी और इलाके से आ रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर उनको कैसे वेलकम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान का नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि नहीं यूज करें तो बेहतर है। इन माई कंट्री आप कह दिया करें, बट नाम मत लिया करें, सही है। अब आते हैं, कैंडिडेट्स में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिटेड। Muslims should know that moving to new places can be difficult, and depending on the reason for their move can be distressing. Newcomers can be welcomed by inviting them to have a meal,
provide logistical support on how to find things in the area or even offer emotional support। इन्होंने तो बड़ा लिमिटेड आंसर लिखा है। आप लोग मुझे बताइए कि इस आंसर के पर्सपेक्टिव में क्या-क्या किसी के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं, अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी को भी माइंडसेट में रखना है। कोई बाहर से आता है, हम उसको बिल्कुल ही नहीं जानते, कैन वी ऑफर देम आवर हाउस, क्या क्या हमारे घर में रह लो। हाँ बेटा, कैन वी ऑफर देम आवर हाउस, क्या हम उनको बोल सकते हैं कि आओ आकर हमारे साथ हमारे घर में स्टे करो, क्योंकि फिर आप लिखने पे आए तो आप लोग ये भी लिख देंगे। इसलिए हमें ये समझना है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो, ठीक है। वी कैन ऑफर देम फूड, ऑफ कोर्स we can like help them how to find out the resources for the income, पैसे कमाने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है एज पर देयर एक्सपर्टीज। अब मैं फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स को पढ़ाती हूँ अगर, या मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती कि कोई मेरे पास आए कहीं से एज रेफ्यूज और मैं रेफ्यूजी और मैं उसको कहूँ कि यार तुम भी कॉलेज में अप्लाई कर लो और तुम भी ओ लेवल्स को इस्लामियात पढ़ाने लग जाओ। वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट आर प्रोफेशन ऑन अदर्स, वी हैव टू सी देयर एक्सपर्टीज ऑल्सो। हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर इंसान की अपनी क्या एक्सपर्टीज है, वो क्या काम बहुत अच्छा कर सकता है। देयर आर सर्टेन वेमेन जो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, देयर आर सर्टेन मैन जो कुछ और अच्छा काम कर लेते हैं, जिनकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छे हैं, तो वो गाड़ी चला सकते हैं, ये कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास विच वी कैन प्रोवाइड टू अदर्स, कि भाई आप यहाँ पर आए हैं, हम उनको रिसोर्सेज मल्टीपल बता सकते हैं, 3 4 5 ऑप्शन बता सकते हैं कि हाउ टू अर्न मनी in the beginning when they are in need, we can provide them food by ourselves। शुरू में जब उनकी कोई इनकम नहीं है, अगर वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, तो हाँ हम कम से कम उनको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनको ये नहीं पता कि किस तरह से अर्निंग करनी है, क्या करना है, एंड दे आर विलिंग टू डू इट। बाज़ दफ़ा तो आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन पुअर के जो पुअर ही रहना चाहते हैं बिकॉज दिस इज़ देयर प्रोफेशन टू बैग। तो आपने अपने आंसर में ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कम इसलिए कि उन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं दी। You can inculcate the examples also that we have to sort it out that if they are beggars, we are not supposed to help them in this way, because they will not change their perception। they are here particularly for the begging। वो अपने घर से निकल कर आए ही इस mindset के साथ हैं कि वो begging करने जा रहे हैं and this is their profession and you cannot change that। आप उसको change नहीं कर सकते उस perception को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है begging भी। तो आप begging को भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि अगर उनको घर रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, तो यू कैन हेल्प देम टू फाइंड द प्लेस कि जो है वो चीप भी हो और साथ में कंफर्टेबल भी हो। तो आप उनके लिए, बिकॉज यू आर लोकल्स, हम वहाँ के लोकल्स हैं, हम पाकिस्तान के कराची के, हमें पता है कौन सी जगह अच्छी हैं, कौन सी जगह अच्छी नहीं है। हम किसी को गाइड कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनके फाइनेंशियल स्टेटस को भी हमने माइंड में रखना है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। किसने लिखा है? इंशा ने लिखा है दे ऑल्सो दे शुड अलाउ अदर रिलीजन्स टू बी प्रैक्टिस फ्रीली। हाँ ये भी कर सकते हैं बेटा हम कि इफ दे आर नॉट मुस्लिम्स, इफ समबडी हु इज कमिंग टू आवर कंट्री दे आर नॉट मुस्लिम। और भी लिख के भेजो बेटा, अगर इफ यू आर नॉट स्पीकिंग यू कैन राइट। वेरी गुड इंशा, जैसे इंशा ने अभी लिखकर भेजा है, आप लिखकर भेज सकते हैं मुझे अपने पॉइंट्स। और पता है इस तरह से जब आप पॉइंट्स देते हैं ना, तो हमारे पास एक अच्छा बी पार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। खुद से तो माइंड में नहीं आ रहे होते बहुत सारे पॉइंट्स। बताइए एनी अदर पॉइंट, या इसी को एलाबरेट करें जो मैंने आपको बताएं, या जो मार्किंग स्कीम में लिखे हैं। यस टेल मी इब्राहिम, क्यों चुप करके बैठे हुए हो? जी मिस, बताओ। मैं तो आंसर लिख रहा था। कौन सा आंसर लिख रहे थे?